सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं जहाँ पे गॉडसे को खराब मतलब गलत साबित किया गया ना, गांधी को महान बताया गया। ठीक है। और आज की जनरेशन जो बिल्कुल उल्टा करती है, जैसे हम देखते हैं कोई इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे कोई भी कुछ भी बना लेता है, गॉडसे को महान बताने लगे हैं और गांधी को खराब बताने लगे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, तुम क्या सोचते हो? हाँ, युवराज, तुम्हारा क्या मानना है कि क्या गांधी सही है कि गोडसे सही? क्या तुम वहां गोडसे की जगह पे तुम होते तो क्या करते? सर गॉडसे की जगह पर हो सकता है शायद मैं भी वही करता जो उसने किया। जो उसने किया। चलिए, बट मैं अच्छा सवाल है और ये आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग भी है कि और जब भारत में हम कई जगह हम सुनते हैं कि गोडसे का मंदिर बनाने का है, कई लोग गोडसे को देशभक्त बताते हैं, गोडसे को जस्टिफाई करते हैं। तो मैं हमेशा अपने व्याख्यान में बात कहता हूँ कि हमारे अंदर ही गांधी भी है और गोडसे भी। और आज का युवा यदि जैसा आप सोच रहे हैं युवराज, जैसा आप सोच रहे हैं कि मैं भी गोडसे की जगह पर होता शायद यही करता, तो सवाल ये है कि क्या गोडसे को ये पता था कि गांधी की हत्या कर देने से सारे सवालों का जवाब मिल जाए? आप एक सभ्य समाज में सोचिए, किसी की हत्या कर देने से यदि आपकी समस्याओं का हल हो जाए, भारत का विभाजन रुका या भारत पाकिस्तान एक हो गए, क्या पाकिस्तान ने हमला करना बंद कर दिया, या क्या मतलब उसके जो सवाल हैं, उसने 9.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है जज के सामने, 9.5 घंटे अपने बयान दिए हैं, वो रिकॉर्डेड है। और उस बयान को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक दिग्भ्रमित जो कि कंफ्यूज है, इसको पता ही नहीं, फैक्ट पता ही नहीं। मैं इसका एक जवाब देता हूं कि वो गांधी पे आरोप लगाते हैं कि भारत का विभाजन गांधी ने कर दिया या कांग्रेस ने कर दिया। तो सवाल ये आता है कि 1905 में भारत बंगाल का विभाजन किसने कर दिया? उस समय तो गांधी नहीं थे, उस समय तो गांधी नहीं थे, पंडित नेहरू भी नहीं थे, मुस्लिम लीग का जन्म नहीं हुआ था और कांग्रेस लाचार थी। तो फिर भारत का बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया ना। तो आपको नहीं लगता कि 42 साल के बाद जब भारत का विभाजन भी उसी आधार पे हुआ, जिस फॉर्मूले पे बंगाल का विभाजन हुआ था, जिधर मुसलमान ज्यादा हैं वो एक बंगाल होगा और जिधर हिंदू ज्यादा है वो एक बंगाल होगा। तो यहाँ पे युवराज बात ये है कि आज जो युवा है उनकी समस्या ये है कि वो न किताबों को पढ़ते हैं न तथ्यों को समझने का प्रयास करते। किसी ने कह दिया और उसको वो मान लिया, और ये समस्या है। और हम जल्दी ही उद्वेलित हो जाते हैं, हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते। किसी ने कह दिया कि हाँ इसने ऐसा कर दिया, तो तथ्य को परखिए तो सही। गांधी अकेला ऐसा आदमी था जो विभाजन के खिलाफ था। गांधी अकेला ऐसा आदमी था, ये बात लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं। वो कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे लोग चाहते थे विभाजन हो जाए। गांधी अकेले एडमेंट थे कि नहीं, विभाजन होगी तो मेरे लाश पे होगी। यह अलग बात है कि विभाजन हुआ तो लोगों ने कहा कि आप तो कह रहे थे लाश पे होगी। ठीक है, हम गांधी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि आपने ये स्टेटमेंट दिया। गांधी इंसान भगवान नहीं, उन्होंने कहा था वो अपनी जितनी हद हो सकती है उस हद तक रोकने का प्रयास उन्होंने किया। और याद रखिए कि जब देश आजाद हुआ तो सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। संसद सदस्य जो हैं आजादी का जश्न मना रहे थे। गांधी कहां थे? आप मुझे बता सकता है गांधी कहां थे? बंगाल में। गांधी बंगाल है ना। आजादी का जश्न हम दिल्ली में मना रहे थे, गांधी बंगाल के नोआखली में थे। क्या कर रहे थे वहां पे? क्या उत्सव मना रहे थे? वहां पे गांधी जो हिंदू मुसलमान दंगे भड़के हुए थे, उन दंगों को रोकने के लिए वहां पे खड़े। पर सर वो मतलब हिंदू मुसलमान दंगों में मुसलमानों को तो वो पक्ष लेते हैं, पर हिंदुओं पर मतलब बोलते हैं कि आप मुसलमानों को उनकी दुकानें खोलने दीजिए। दिल्ली में मतलब अनशन पर बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुसलमानों को उनकी दुकानें खोलने दीजिए, पाकिस्तान को उसका पैसा दीजिए। इससे मतलब सांप्रदायिकता को भी उन्होंने बल दिया एक। नहीं, कह सकते हैं ये कहना गलत होगा कि सांप्रदायिकता को बल दिया। गांधी जब नोआखली में भी गए तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, एक हिंदू आया कि भाई इसने मेरे बच्चे को मार दिया, तो कहेंगे तुम इसके बच्चे को मार दो।
यदि उसके बच्चे के मारने से, एक मुसलमान के बच्चे को मार देने से यदि आपका बच्चा वापस आ जाता तो मार दो, ये ठीक है ना। एन आई फॉर एन आई, एक आंख के बदले दूसरा आंख ले लो। तुम्हारा आंख थोड़ा है तुम उसका आंख फोड़ो। गांधी बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, कोई फिलॉसफी नहीं कर रहे, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, सिंपल कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटे को मान लीजिए इसने हत्या कर दिया, किसी कारण से मुसलमान के हाथों मारा गया, अब क्या होगा? न्याय क्या कहता है? हम उसके बच्चे को मार दें या उसको मार दें। जैसा मैं एक और इंसिडेंट बताता हूं, गांधी कहते हैं गौ हत्या के बारे में, आज आपके संविधान में लिखा है ना गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए, वो गांधी के कारण ही लिखा। गांधी इसके पुरजोर ये थे। लेकिन गांधी एक बात और कहते हैं, गौ हत्या को मैं रोकना चाहूंगा, मैं मुसलमान भाई से भी कहूंगा कि गौ हत्या मत करो, लेकिन यदि वो दृढ़ प्रतिज्ञ है कि नहीं मेरे को गाय की हत्या करना, गाय का मांस खाना है, तो मैं उसको रोकने का प्रयास करूंगा। गाय की हत्या को रोकने के लिए मैं मुसलमान की हत्या नहीं करूंगा। बात समझ रहे हैं? तो गांधी को समझना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम ये है पुष्पेंद्र की हम लोग जब हम बात करते हैं गांधी को तो हम बड़े टेक्स्ट में से कुछ एक लाइन को निकाल लेते हैं, यानी हम सेलेक्टिव पढ़ते हैं। जब हम सेलेक्टिव पढ़ेंगे तो हम गांधी को मिसरीड करेंगे, गलत तरीके से पढ़ेंगे। गांधी नोआखली में भी क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं या मुसलमान हैं, तो उनको ये समझाने के लिए गए कि दंगे से आपको मिलना क्या है, देश का विभाजन हो चुका है, देश का विभाजन हो चुका है, जितना नुकसान होना था भारत का या पाकिस्तान जो हो चुका है, अब लड़के क्या फायदा। गांधी यही तो समझा रहे हैं। और आपको मजे की बात बता दूं, उस समय गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ। सेना किसके पास थी ना? हमारी सेना असहाय थी, सेना हमारी असहाय थी उस दंगे को रोक पाने में। गांधी जहां खड़े हुए वहां दंगे रुके, नोआखली में दंगे रुके, दिल्ली में दंगे रुके, और जहां फिर सॉरी बिहार में, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के पंजाब में जाने के लिए तैयार थे। वो तो हमने पहले गोली मार दी, नहीं तो वो बुढ़ा वहां भी जाता। बुढ़ा मैं इसलिए कह रहा हूं, जब हम जिस देश में गांधी को गोली मार सकते हैं और गोली मारने वाले की हम मंदिर बना सकते हैं, हमको बुढ़ा कहना तो कोई खराब बात नहीं। एक बूढ़े आदमी को हम बूढ़े ही। यहाँ पे गोडसे की एक बात है बेटा, जो आप कह रहे थे, आप लोग जो प्रश्न कर रहे थे, गोडसे क्या किया? गोडसे ने एक बूढ़े आदमी की हत्या करके ये साबित कर दिया वो कायर था। हिंसा कभी भी ताकत की बात नहीं। गांधी कहते हैं हिंसा और कायरता दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जब हम तर्क से हार जाते हैं, जब हम लॉजिक से हार जाते हैं, तो हम हिंसा का सहारा लेते हैं। और आप देखिए, आपके जब घर में हो, जब आपके माँ बाप आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, कब उठाते हैं? जब वो लॉजिकली आपसे आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाते, तब उनका हाथ उठता है। लॉजिक जब हमारा खत्म हो जाएगा ना, तब हम हिंसा हम पर हावी हो जाएगा। और हिंसा हमेशा डरा हुआ व्यक्ति करता है। मैं आपको बताऊं, जैसे कोई एक सांप आ जाए, आप क्या बोलते हैं? सांप ये नहीं बोल रहे कि मैं आपको मारने आ रहा हूं, लेकिन हम डर जाते हैं और डरे हुए होकर हम उसको सीधा हम अपनी लाठी उठाकर सांप को मार देते हैं। यानी कि हिंसा का जो गहरा संबंध है वो कायरता से, डर से। जितना डर हमारे अंदर हावी होगा, हिंसा उतनी ज्यादा होगी। तो गांधी को सांप्रदायिक कहना भी गलत बात है। कई बार कहते हैं मुसलमान परस्त थे, और मुसलमान कहते हैं कि वो हिंदू थे। बड़ी विडंबना, क्योंकि राम 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 करते थे, हर बात ईश्वर से ही करते थे, ईश्वर जैसा चाहेगा। तो ये एक मैरिज परसेप्शन बनता है। सर मतलब हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, मतलब धर्म के लिए हिंसा की जा सकती है। मतलब एक कोट है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा का देवता। हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। धर्म के लिए हिंसा की जा सकती है। तो नाथूराम गोडसे कौन सा धर्म निभा रहे थे, मुझे बता दीजिए। नाथूराम क्या गोडसे क्या कोई धर्म निभा रहे थे? मैं तो कहता हूं कि नाथूराम गोडसे 6 महीना पहले, आजादी के पहले, किसी अंग्रेज को गोली मार देते, किसी सांप्रदायिक दंगे कराने वाले को गोली मार देते, तो आज वो शहीदों की लिस्ट में होते। आज मैं भी इस कमरे में बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, एक बार आप दिखाइए, ये सारी तस्वीर लगी हुई है, उनकी भी तस्वीर होती है, और मैं भी उनको नमन कर रहा हूं। एक 80 साल के बूढ़ों की मार के कौन सा धर्म निभाया?
मेरे दादाजी ने कुछ गलत कर दिया, मेरे पिताजी के साथ अन्याय कर दिया, मैं पोता हूं और मेरे दादाजी ने कुछ बहुत गलत कर दिया, मेरी संपत्ति, हमारी संपत्ति कुछ हिस्सा छोटे चाचा जी को दे दिया और मेरे दादाजी ने मजाक में अन्याय कर दिया, तो मैं क्या करूं? धर्म कहता है कि हिंसा करनी चाहिए। कौन सा धर्म कहता है? धर्म परिभाषित है क्या? बता रहा है कि किस कब आप हिंसा करेंगे? हिंसा जब हम आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाते हैं वो हिंसा नहीं कहलाता है। याद रखिएगा, गांधी गुस्से पर हमला नहीं कर रहे थे कि वो आत्मरक्षा के लिए अपना हथियार उठा रहे थे। अननोइंगली आप पैर छूने जा रहे हो, आप इतने डरे हुए हो, छुपा के लेके आ रहे हो। गांधी तो ब्रिटिश सत्ता के साथ लड़ गया, आज मैं नमक कानून तोड़ूंगा, महीने बाद पहले अनाउंस कर दिया मैं जा रहा हूं, दम है तो रोक लो। और असहयोग आंदोलन में जो जज जब अरेस्ट हुए गांधी, जब उन्होंने चौरी चौरा के बाद आंदोलन खत्म किया तो जज ने कहा कि जब जज ने पूछा कि बताओ क्या है, गांधी बोले आई एडमिट माय क्राइम। क्या क्राइम था? बोले मेरा क्राइम यही था कि लोगों को मैंने कहा था कि सरकार के साथ असहयोग करना है, तो आपने भड़काया लोगों को। बोले मैं भड़का रहा होता तो मैं तो आंदोलन चला रहा होता, मैंने तो आंदोलन खत्म करके मामला और खत्म किया। लोग भड़क ना जाए इसके लिए मैंने किया, लेकिन फिर भी लगता है कि मैंने अपराध किया है, मैं हाजिर हूं। तो गांधी तो धर्म के साथ खड़े हुए थे। और कौन सा धर्म? ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान का धर्म। गांधी ना मुसलमान परस्त थे ना हिंदू परस्त थे, ना दलितों के थे ना ब्राह्मणों के थे, वो इंसान थे। तो बेटा इसलिए मैं कहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को रील्स में समय न व्यतीत करके किताबों में व्यतीत करनी चाहिए, और किताब दोनों पर्सपेक्टिव के पढ़े होंगे। और बता दूं, गांधी अकेले ऐसे इंसान हैं पूरी दुनिया में जिनके जितने पक्ष में लिखा गया है उससे ज्यादा उनके खिलाफ लिखा है। और याद रखिए, दुनिया में जो काम करेगा उसी के खिलाफ लोग लिखेंगे। आप काम नहीं करेंगे तो आम आदमी का इतिहास कौन लिख रहा है? जन्म लेता है, अपना बच्चे पालता है, परिवार पालता है, मर जाता है, कौन जानता है? उसके चार लोग, उसके अलावा कोई नहीं जानता। गांधी ऐसा था जिसका पूरी दुनिया परिवार था, जहां वो गया नहीं वहां पे भी उसके लोग आंदोलन कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका, भारत, सॉरी गांधी कभी नहीं गए, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो प्रभावित हुए और अश्वेतों का आंदोलन चलाए तो वही। और आपको एक मजेदार बात और बताऊं, बराक ओबामा जब भारत आए थे, भारत आए तो राजघाट गए, राजघाट के बाद फिर भारतीय संसद को भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूं और दुनिया के सबसे बड़े शक्ति का राष्ट्रपति बना, वो आप उसके पीछे यही भारत का ही एक आदमी था। वो कौन था? गांधी ने सिखाया, ये ताकत दी कि एक अश्वेत भी, एक कमजोर भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति बन सकता है। गांधी की ये ताकत थी। तो इस तरीके से मैं देखता हूं। अगला प्रश्न सर, आपने अभी कहा कि कोई भी धर्म अहिंसा नहीं सिखाता है। महात्मा गांधी धर्म के साथ थे, तो उस धर्म की व्याख्या किस प्रकार से करनी चाहिए? नहीं, कोई, मैंने ये नहीं कहा कि कोई धर्म, उस धर्म का क्या आशय है? हिंसा नहीं सिखा, कोई धर्म हिंसा नहीं सिखा। मैंने कोई धर्म हिंसा, जैसे उन्होंने कहा धर्म क्या है, क्या कहा था आपने? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथेच। अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन हिंसा क्या है? धर्म के लिए मतलब हिंसा की जा सकती है। धर्म क्या है भाई? मैं अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मैं करूंगा, जब मैं कर रहा हूं तो वो धर्म है, मान लीजिए। लेकिन किसी धर्म ने कहा कि किसी को जाके आप मार दीजिए, किसी धर्म ने सिखाया? आप छोड़ दीजिए धर्म को, आपके माँ बाप जो सिखाते हैं वो भी धर्म है। बचपन से आप सीखते हैं, कभी उन्होंने कभी सिखाया कि जाके आप उसके सामने वाले को मार देना, कोई आपकी बात न सुने उसको गोली मार दो? ऐसे संस्कार मिले हमारे? मैं अपने आप को मानता हूं मैं कट्टर हिंदू हूं, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने बहुत धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला कि मेरे धर्म ने सिखाया हो कि हिंसा करनी। हाँ, आप लोग महाभारत का उल्लेख कर सकते हैं। महाभारत में क्या हुआ? महाभारत में क्या हुआ? हाँ, अधर्म हुआ था, अन्याय हुआ था। क्या मांगा था पांडवों ने? 5 गांव मांगे थे, दे देते यार, 5 गांव नहीं दिया आपने। उल्टा उनकी पत्नी को आपने जुए में लेके उनके साथ जो किया, किसके साथ किया? क्या अधर्म था? दुनिया, आज हम कलयुग में हैं, महाभारत में जो अधर्म हुआ वो देखिए, 5 भाइयों के सामने, ससुर के सामने, सारे बड़े रिश्तेदारों के सामने
घर की बहू का वस्त्र उतारा गया, क्या यह धर्म था? और यदि ऐसा धर्म है तो हिंसा फिर आवश्यक। मैं भी कहता हूं कि हिंसा तब आवश्यक जब हम अपनी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी बहू का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी मां का सम्मान नहीं कर सकते, तो हिंसा करना चाहिए, हिंसा करना चाहिए, है ना? तो मैं यही कहूंगा कि धर्म कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाता। धर्म आत्मरक्षा की बात भी करता है, धर्म अन्याय के खिलाफ लड़ना भी सिखाता है। गांधी का धर्म था अन्याय के खिलाफ लड़ना। मैं बार बार कहता हूं कि गांधी से कुछ ना सीखें आप, खूब गरियां लें गांधी, क्योंकि गांधी ये हमको फ्रीडम देते हैं। मजे की बात है, दुनिया में लोगों ने बहुत सारे पेपर निकाले होंगे, न्यूज़पेपर निकाला, गांधी अकेला न्यूज़पेपर निकालता था, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, और उन तमाम समाचार पत्रों में अपने क्रिटिसिज्म को मंगाता था। इतनी ताकत किसी में नहीं। ये ताकत हमारे, मतलब मैं ये कहता हूं कि गांधी इसलिए प्रासंगिक, अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि अप्रासंगिक हो गए हैं गांधी। मैं बार बार कहूंगा कि गांधी प्रासंगिक इसलिए हैं क्योंकि उनकी हम आलोचना कर सकते हैं। गांधी कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं। आपको एक मजेदार कहानी बताऊं कि एक साहित्यकार थे, उनके पास गांधी का एक डांट टूटा तो गांधी ने निकला तो बोले लाइए बापू लाइए मेरे को, और उन्होंने कागज की पुड़िया में रख के अपने पॉकेट में रख लिया। गांधी नाराज हो गए, लाओ वापस करो, लाओ वापस करो। गांधी ने बहुत गुस्से में उनसे वो दांत वापस लिए और एक बच्चे को बोला जा इसको बाहर फेंक दे। मैं नहीं चाहता, गांधी कहते हैं मैं भारत में दूसरा बुद्ध नहीं चाहता। आज हमने बुद्ध के दांत को रखा है, बुद्ध के खड़ाऊ को रखा है, बुद्ध के विचार भारत में नहीं। गांधी इस बात को जानते थे कि मूर्ति बना के आप पूजा मत करिए, फूल माला मत चढ़ाइए, विचारों को जिंदा रखिए। मैं कहता हूं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की, लेकिन गांधी यहां जीवित हैं, विचारों में जीवित हैं। और मैं बार बार कहता हूं आपके अंदर दोनों जी हैं, जी फॉर गांधी, जी फॉर गोडसे। आप किसको जिंदा रखना चाहेंगे? ऑब्वियस है कि आप गांधी को जिंदा रखना चाहेंगे, जो मानवता का प्रतीक है। और मैं आपको बता दूं बेटा, आप सब अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग जाति के हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं गांधी जो मुझे सिखाते, एक चीज सिखाते हैं, मेरा धर्म मानवता है। मेरे लिए आप किसी धर्म के नहीं हैं, किसी जाति के नहीं हैं, किसी वर्ग के नहीं, आप सब इंसान हैं। यदि हम इंसानी धर्म को निभा ले रहे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धर्म यही है। और मैं मानता हूं, अब यहाँ पे फिर मैं एक और करेक्शन करना चाहता हूं कि मानवता का धर्म सबसे अच्छे से कोई सिखा रहा है तो मेरा धर्म हिंदू, वो लिबर्टी देता है। हिंदू या सनातन जिसको कहते हैं, वो बांधने का नाम नहीं है, मुट्ठी को खोल देने का। प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम खुला छोड़ देता है, और प्रेम किसी का नाम। गांधी यही सिखाते हैं, आप खुला छोड़िए, स्वतंत्र छोड़िए। पर सर क्रांतिकारी तो हिंसा को मतलब क्रांतिकारियों ने हिंसा का तरीका अपनाया, तो वो क्या गलत था? मतलब एक तरीके से आंदोलन में उनका भी योगदान नहीं। मैंने कभी इनकार किया कि क्रांतिकारियों का योगदान नहीं था, मैंने कभी कहा नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि क्रांतिकारियों का अपना ही, देश की आजादी में गांधी का अकेला योगदान नहीं था। गांधी असफल हो जाते। आपको बता दूं कि 1915 में लौटा हुआ 9 जनवरी 1915 को जब गांधी भारत लौटे तो गांधी को हम असफल कर सकते थे। गांधी अकेला कुछ नहीं कर सकते, कहीं का वो राष्ट्रपति नहीं था, कोई उसके पास सत्ता नहीं थी। उसके पास जो ताकत थी, हम और आप थे। हमने कहा ना, मैंने पूछा ना कि 2 जी में से कोई एक जी चुनना है, आपने क्या चुना? गांधी को चुना। हमारे देश की जनता ने उस गांधी को चुना। और याद रखिए, क्रांतिकारी वीर थे, अपनी जान निछावर कर दिए, ये उनकी ताकत थी। गांधी, जब आप हिंद स्वराज पढ़ेंगे तो यही बात को, इसी डिबेट को तो खड़ा करते हैं। और 1909 में जब इंग्लैंड में थे, लंदन में थे, तब उन्होंने वीर सावरकर से बात की। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो इंडिया हाउस के संस्थापक थे, उनसे बात की, जिन्होंने इंडियन सोशलिस्ट करके एक समाचार पत्र निकाला। श्यामजी कृष्ण वर्मा और तमाम क्रांतिकारियों से बात की। उन्होंने कहा तुम्हारा रास्ता और हमारा रास्ता एक ही है, लेकिन सवाल यह है कि हिंसा के रास्ते से देश को आजाद नहीं कर सकते। और उसका परिणाम मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छे से, कि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। 1857 में भारत की बड़े लेवल पे, आज तक दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई जिस प्रकार से हमारे
राज्य के लोगों ने लड़ा, चाहे यूपी के, चाहे एमपी के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे पंजाब के, और भी जो बहुत सारे टेरिटरी में जिन लोगों ने लड़ा, बंगाल से लेके हम पंजाब तक, जिस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई, लेकिन वो क्रांति क्या हुई, क्यों असफल हुई? क्योंकि सर उसका कोई एक नेतृत्व करता नहीं था। कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता जब तक उसका कोई एक लीडर ना हो, और गांधी जी यही कार्य कर रहे थे। क्योंकि सर जब वो 1915 के बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने जो मेन काम किया वो नेतृत्व का काम किया, लीडरशिप का काम किया। कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसका जो लीडर है वो मजबूत। बिल्कुल। देखिए, एक बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जो बच्ची कह रही है कि लीडरशिप की बात है, लेकिन मैं वहाँ पे दूसरे एंगल से देखता हूँ, तो मैं वहाँ पे दूसरी बात करता हूँ। जो देश 70 देशों में राज कर रहा था, ब्रिटेन, 70 देशों में तक हासिल करने वाला बंदा, जो बर्बाद हो गया पहले विश्व युद्ध में भी और दूसरे विश्व युद्ध में भी, लेकिन जीता, वो कैसे ये बर्दाश्त कर लेता कि पूरे भारत के लोग सशस्त्र क्रांति में उतर जाते ना, तब भी आजाद नहीं हो सकता। तो साउथ इंडिया तक की मतलब 1857 का जो रिवॉल्ट है वो साउथ इंडिया तक रीच नहीं हुआ था, मतलब ऑल ओवर इंडिया तक रीच नहीं होता है। इस कारण भी बोल सकते हैं कि जो 1857 का रिवॉल्ट है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। नहीं, हाँ, एक कारण उसका ये भी कह सकते हैं कि कोई भी आंदोलन होता है तो वो मतलब उसको सैद्धांतिक रूप में तो हम जीत सकते हैं, बौद्धिक वर्ग है वो उसको मतलब सफलता नहीं दिला सकता। उसके लिए जो आम जनता है उसका उसमें भाग लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अब आप पॉइंट पे आए। 1857 की क्रांति में जो मिसिंग था बेटा, जो आपने कहा कि साउथ में नहीं गया, हम उस समय के जो रजवाड़े जो लड़ रहे थे, जो हमारे वीर वीरांगनाएं लड़ रहे थे, जो हमारे वीर सपूत लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं आम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए, मतलब अपनी बात को वो समझा नहीं, शायद समय नहीं था या उस समय की जो परिस्थितियां रही होंगी। गांधी इस चीज को बहुत गहरे से महसूस कर रहे, गांधी इस बात को गहरे से महसूस कर रहे। इसलिए याद रखिए, जब गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे तो उनके राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु, जिनको कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले से मुश्किल से वो 1-2 बार ही मिले, लेकिन वो उनको पॉलिटिकल गुरु माने, है ना। लेकिन गोखले क्या समझाते हो कि मोहन, तुम भारत में आए हो, भारत की परिस्थितियां दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों से अलग है, तुम अगले 2 साल किसी भी राजनीतिक पार्टी में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे। देखिए, राजनीतिक गुरु क्या क्या चेतावनी दे रहा है गांधी कि आप किसी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो बोले कि मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि तुम पूरे भारत का भ्रमण करो। क्यों? क्योंकि हमको पहले भारत की वास्तविक स्थिति को समझनी है। गांधी जैसे साउथ अफ्रीका में गए थे तो उन्होंने समझा था कि एक असमानता है कि हम काले हैं, हम भारतीय हैं, हम एशियन हैं, तो हमारे साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। वो लड़ाई लड़ी उन्होंने, क्योंकि वहां की परिस्थिति को समझ गए। अब भारत को समझने के लिए, क्योंकि भारत में गांधी बहुत कम समय है, जो समय है बचपन का समय है, और गुजरात ही देखा, थोड़ा बहुत बॉम्बे का समय था, लेकिन गांधी ने कहा, गोखले ने कहा, आप गांवों को भी, भारत को समझना है, गांवों को समझना है। तो गांधी 2 साल तक लगातार ट्रेन से, बस से, जो साधन थे उन साधनों से भारत का भ्रमण किया, भारत को समझने का प्रयास किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे गांधी ने भारत को समझने के लिए भारत का भ्रमण किया ना, वैसे ही आज जो जैन जी है, जो हम कहते हैं यंग जनरेशन है, उस किताब को पढ़ने की आवश्यकता, भारत के इतिहास को समझने की। इसलिए मैं कहता हूं, और हर टेक्स्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए, हर टेक्स्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए। यदि हम अच्छी एक बात बताइए, जो आप लोगों ने कहा कि क्रांति, जैसे आपने कहा कुछ पहले क्रांतिकारी, मेरे लिए हमेशा क्रांतिकारी पूजनीय है, लेकिन सवाल यह है कि एक क्रांतिकारी जब अपनी जान को निछावर कर दे रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट लोगों में कितना हो रहा है। एक भगत सिंह को लगता था कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, और ये कहे थे, उनका स्टेटमेंट है, जब उनसे उनके वकील कहा गया कि आपके वकील को हम खड़ा करते हैं, आपकी सजा माफ हो जाएगी, ये हो जाएगा, बोला मुझे चाहिए ही नहीं, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा तो हजारों लोग फांसी पे झूल जाएंगे। 23 मार्च 1931 से लेके 15 अगस्त 1947 तक हमारे, यानी कि वो इंस्पिरेशन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए।